Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. So today we will discuss a newspaper of 5 August 2026 and these are the important articles we are discussing today. So let's start. So our first article is 6 vaccine may boost India's immunization program. तो एक वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करी है हेक्सावेलेंट वैक्सीन। इस वैक्सीन में क्या होगा, इस 6 डिजीज के लिए सिर्फ सिंगल इंजेक्शन या सिंगल वैक्सीन जो है वो बनाई गई है। ये 6 डिजीज कौन कौन सी है, जैसे डिप्थेरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, HIV, ये सारे डिजीज के लिए इन्फेंट्स जो होते हैं उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी और सिर्फ सिंगल वैक्सीन से ये सारे जो डिजीज है उसे क्योर करने में हेल्प मिलेगी। अब इससे जो इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो तो बूस्टअप होगा ही, उसी के साथ साथ क्या होगा, जो वर्क लोड है फ्रंटियर हेल्थ वर्कर्स का वो भी, या फिर जो हम कह सकते हैं उन्हें फिजिकल बर्डन जो है वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। लोअर कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वैक्सीन को हमें कोल्ड चेन में रखना पड़ता है, उनको उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो खराब ना हो, इन सारी चीजों को देखते हुए हमें उसे कोल्ड चेन में रखना पड़ता है। तो इसके अगर वैक्सीन जो है सिंगल वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं हम, तो कॉस्ट भी जो है कम होता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन जो सपोज पेरेंट्स है, हर वैक्सीन के लिए, हर डिजीज के लिए उन्हें बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। 6 डिजीज के लिए वो सिंगल वैक्सीन जो है वो अपने चाइल्ड को लगा सकते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, इसका नाम याद रखेंगे। कौन से डिजीज के लिए ये वैक्सीन यूज होगी, ये डिजीज के नाम भी हम याद रखेंगे। Next article is 3 widely used medicine classified as carcinogenic by WHO research agency। 3 medicines है जो WHO की एजेंसी, अगर हम यहाँ नाम देखें, बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैंसर रिसर्च एजेंसी। इस एजेंसी ने एक रिसर्च बताई है जिसके अंडर 3 वाइडली यूज मेडिसिन थी, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइज, वॉलिकॉन्जिया एंड टेक्लोमियस। ये 3 मेडिसिन है, उन्हें बताया है कि ये क्लासिफाइड किया है एज अ कार्सोजेनिक। तो जैसे ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे ये काम आती है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करने के लिए, एंटी फंगल मेडिसिन है और ये इम्यूनो सप्रेंट है। इट मींस ये प्रिवेंट करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को। तो WHO का कहना है, उनकी रिसर्च एजेंसी का कहना है कि ये जो मेडिसिन है ये कार्सोजेनिक इनके रिसर्च में पाई गई है, बट एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है तो हम इसे अपने आप जो है बंद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो स्पेसिफिकली जो पेशेंट है उसे डॉक्टर से एडवाइस ही लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही जो है मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या फिर बंद करने के लिए बोला गया है। WHO ने ये इसलिए भी कहा है क्योंकि ये जो मेडिसिन है एसेंशियल मेडिसिन है और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड में जो लोग हैं इन मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। अगर हम जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं ओवर द काउंटर से मेडिसिन लेते हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करते, केमिस्ट के पास जाके खुद अपनी जो है दवाई ले लेते हैं। तो इसलिए इस पे काम करना, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी मना किया है कि अपने आप जो है इन मेडिसिन्स को विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जो 3 मेडिसिन्स हैं इनके नाम याद रखें। अभी ये जो रिसर्च एजेंसी है उन्होंने बताया कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है, तो ये भी याद रखिए। कभी-कभी जो यूपीएससी प्री में हम स्पेसिफिकली देखेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नाम याद रखेंगे और किस काम आता है, थोड़ा-सा ब्रीफली याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 10 किलोमीटर माइनिंग बफर अप्लाइज टू ऑल वेटलैंड रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सपोज हियर इट इज़ वेटलैंड रिजर्व, तो इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में
कोई भी माइनिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। तो 10 किलोमीटर के अंडर जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उसे बैन कर दिया। और ये केस अगर हम देखें ये एक्टिविटीज़ कहाँ से आई है? उत्तराखंड का एक वेटलैंड है, आसान वेटलैंड कंज़र्वेशन रिज़र्व। इस रिज़र्व को देखते हुए, इस वेटलैंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर के आस-पास कोई भी माइनिंग नहीं होगी, एक बफर ज़ोन जो है वो बना के रखेंगे। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो हिमालय टेरेन में और भी वेटलैंड है, उनके लिए भी सेम डायरेक्शन जो है फॉलो होंगे। इट मीन्स वेटलैंड के आस-पास जो वेटलैंड रिज़र्व है, उसके 10 किलोमीटर तक हम बफर ज़ोन बनाएँगे, उसमें कोई भी माइनिंग जो है नहीं की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक्सेप्शन इसमें ये है, सपोज़ करिए कि किसी स्टेट में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाएगी और जब वो कमिटी ये इंश्योर कर देंगे कि ये जो एरिया है इसमें माइनिंग हो सकती है या फिर कोई और चीज़ें कर सकते हैं रिज़र्व के बफर ज़ोन के अंदर, तभी जो है ये अलाउ होगा, वरना ये जो सारे डायरेक्शन है वो सारे हिमालयन टेरेन में फॉलो होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी के साथ एक हम आसान जो क्योंकि न्यूज़ में है, आसान वेटलैंड कंज़र्वेशन रिज़र्व को भी याद रखेंगे। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब वेटलैंड कल भी हमने वेटलैंड की बात की थी, अरुणाचल को अपना फर्स्ट वेटलैंड मिला था गौल लेक। जब हम वेटलैंड की बात करते हैं, तो हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को भी पढ़ते हैं। आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि इसमें अभी इंडिया की कौन-सी साइट है? आप नेम जो है मेंशन कर सकते हैं कि कौन-सी साइट्स जो है अभी भी इस रिकॉर्ड में प्रेज़ेंट है। तो इससे आपका थोड़ा-सा स्टैटिक भी जो है रिवाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इंडिया नीड्स टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन कोचेज़। ये जो आर्टिकल है वो खेलो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया का टारगेट है 2036 के ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए। उसमें इंडिया चाहती है कि इंडिया में जो है अराउंड 30-40 मेडल्स जो है और डबल डिजिट के गोल्ड मेडल्स भी जो है इंडिया के पास आए, तभी जो है इंडिया एलीट क्लब में या फिर टॉप 10 एलीट क्लब जो है उसमें जा पाएगा। तो इसलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि इंडिया को अपग्रेड करना पड़ेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोचेज़ है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कही गई है। देन अगर हम यूनियन कैबिनेट की बात करें, तो यूनियन कैबिनेट ने भी अराउंड 29,054 करोड़ एलोकेट किया है, जो अराउंड 8 टाइम्स बढ़ाया है खेलो इंडिया के लिए इसके न्यू फेज़ में। तो क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम ओलंपिक्स गेम में अच्छा परफ़ॉर्म करें। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक करने की बात की गई है। इस पे भी हमारा टारगेट जो है रहेगा। ऐसा क्योंकि जो इन खेलो इंडिया के जो सेंटर्स थे, पहले वो 1 सेंटर थे अराउंड 1 सेंटर्स पर डिस्ट्रिक्ट जो है देखा गया था। बट ये 2 टू 3 सेंटर्स देखे जाएँगे पर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। देन जो लोकल कोचेज़ हैं, जो लोकल कोचेज़ हैं, उनको भी मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर है या मोस्ट स्पेसिफिकली इंग्लिश का जो बैरियर है, जो लोकल ट्रेनर्स हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ भी जो है प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ जो खेलो इंडिया है, उसको अलाइन किया है एनपी के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है इंटीग्रेट करते हुए चला है, जिसमें एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स दोनों को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, दोनों में स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी कही गई है। टैलेंट का एक्सपेंशन करने की बात की गई है कि जो प्लेयर्स है, जो अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ट्रेनर्स पे ध्यान देना है,
कि उन्हें कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो बढ़ाने की बात की गई है। हेल्थ पर, डाइट पर, इन सारी चीज़ों पे काम करने की बात की गई है क्योंकि हमारा टारगेट जो है ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लाना है और इस बार जो टारगेट है वो गोल्ड मेडल जो है ज़्यादा लेके आना। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने भी जो है बजट को इंक्रीज़ किया है और ये जो इंक्रीज़्ड अमाउंट है वो इन सेंटर्स पर, कोचेस पर, इन सब पे बराबर तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस तरीके से ये कोचेस एंड प्लेयर्स मिलके ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी के साथ-साथ ये तो हो गया कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, कोचेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं। दूसरा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, अगर हम खेलो इंडिया या ओलंपिक्स की बात करें, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखना है इन सारी पॉलिसीज़ का कि इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ का किस तरीके से होता है, ग्रास रूट लेवल पर ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो पहुँचनी चाहिए। देन जो हमारा लैंग्वेज बैरियर है, उसको उसको भी ओवरकम करना है। देन इंडिया की इमेज जो है वो डोपिंग हब की तरह देखी गई है। उसमें भी हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। तो इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे कि हमारा टारगेट जो है ओलंपिक्स है। यूनियन कैबिनेट ने भी जो अमाउंट है उसे बढ़ाया है ताकि ये सारी जो चीज़ें ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, प्लेयर्स को हेल्प हो और साथ ही साथ जो कोचेज़ हैं उनको भी जो भी उनका डर है, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, उन सबको भी कर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रेम एसओपीज टू कर्ब डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसओपीज बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ जिससे डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो है वो कम हो पाए या खत्म हो पाए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। हम ये कह सकते हैं ये एक साइबर स्कैम है। इसमें लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, स्कैमर्स जो होते हैं वो लॉ इन्फोर्स ऑफिसर्स बन के आते हैं। लाइक सीबीआई से वो बोलते हैं कि हम सीबीआई से है, ईडी से है या पुलिस से है या फिर कस्टम से है। विक्टिम्स को जो है वो कस्टडी में रखते हैं वाया वीडियो कॉल। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट नाम का या इंडियन लॉ में कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है डिजिटल अरेस्ट नाम का। अगर आपको कोई भी फेक सीबीआई का, ईडी का या कस्टम्स का ऑफिसर बन के आपको ये बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं वाया वीडियो कॉल, ये ज़ूम कॉल भी हो सकता है या फिर स्काइप से भी जो है वीडियो कॉल करके आपको बोल सकते हैं आप डिजिटल अरेस्ट में। अब डिजिटल अरेस्ट में कैसे बताएँगे? वो पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में आएँगे, बैकग्राउंड ऐसा बनाएँगे कि जो विक्टिम है उन्हें लगेगा कि वो सही में डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। उन्हें बोला जाएगा कि आप रूम से जो है बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बोली जाएगी और बाद में क्या बोला जाएगा कि अगर आप ये केस को खत्म करना चाहते हैं या फिर अ, कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट माँगते हैं या फिर कहते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन फ़ीस है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है डिमांड करते हैं, पर ये पूरी तरीके से जो है फ़ेक होता है। ये डिजिटल अरेस्ट होता है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर डायरेक्ट किया है अ, सेंटर को, स्टेट को, आरबीआई को एंड टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को भी कि हमें ये जो केसेज़ है, डिजिटल अरेस्ट के केसेज़ हैं, वो कम करने हैं जिसके लिए हमें एसओपीज़ जो है बनाने हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है बनाने हैं। अब देखिए 2 तरीके से आर्टिकल में दिया गया है जैसे ई-ज़ीरो एफआईआर्स की बात करिए। डिजिटल अरेस्ट हमें नहीं पता कहाँ से हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, साइबर क्राइम के अंडर डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। तो ई-ज़ीरो फाइल में क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे मान लीजिए ऑनलाइन जो है आप ये एफआईआर फाइल कर सकते हैं, चाहे आप उस एरिया से है या नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि
डिजिटली अरेस्ट कहाँ से हो रहा है। तो ई0 फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दी जाएगी। एंड सेकंड जो है, जो म्यूल अकाउंट्स है, जो फेक अकाउंट्स है स्पेसिफिकली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरबीआई को कि विद इन 4 वीक म्यूल अकाउंट्स को टेम्पररी जो है बंद करेंगे, होल्ड पे रखेंगे। जो भी म्यूल अकाउंट लिंक पाते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या फिर वो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, तो उन म्यूल अकाउंट्स को जो है टेम्पररी होल्ड रखेंगे। इस आर्टिकल में बताया भी गया है कि जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस है वो कम हुए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने और भी मेजर्स लेने के लिए कहा है, ई0 एफआईआर म्यूल अकाउंट्स को बंद करने के लिए, और लोगों के पास अवेयरनेस जो है बताने के लिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। स्पेसिफिकली इंडियन लॉ के अंदर कोई लीगल टर्म डिजिटल अरेस्ट जैसी नहीं फॉलो होती है। तो ये हमारे लिए भी यूजफुल है कि ऐसे कोई भी डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो तो हम इससे बच के रहें। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट कैन बी डन टू कर्ब पेपर लीक्स एंड इंश्योर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। जैसे हमें पता है नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो लीक होते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले नीट का, यूजीसी नेट, ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स जो है लीक होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हम किस तरीके से जो ये पेपर लीक है वो खत्म कर सकते हैं, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, किस तरीके के लॉज जो है इसमें हम देख सकते हैं, और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से जो लूप होल्स है उसका बेनिफिट जो पेपर लीक करते हैं वो उठाते हैं, और इतना मास लेवल पे नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लीक करते हैं। इवन हमारे पास इंडिया के पास पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी है 2024 का, जो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाता है कि पेपर लीक को रोक सके। बट पेपर लीक सिर्फ आप फिजिकल पेपर लीक की बात नहीं होती है, सिर्फ फिजिकली पेपर लीक नहीं होता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है, डिजिटली वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत सारे फेजेस खुल चुके हैं। सिर्फ एक फिजिकल पेपर, सिर्फ आजकल सिर्फ फिजिकल पेपर लीक नहीं होगा या फिजिकली पेपर लीक नहीं होते, डिजिटली भी पेपर जो है लीक होते हैं। हमें देखना पड़ेगा, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा पब्लिक एग्जामिनेशन को, कि ये सारी चीजें जो लीक हो रहे हैं एग्जाम्स वो ना हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो है हैम्पर होती है। स्टूडेंट की लाइफ हैम्पर होती है, उनके इयर्स हैम्पर होते हैं। तो ये सारे लीक जो है स्पेसिफिकली जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट जैसे, यूजीसी नेट जैसे, और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सारे पेपर लीक को जो है हमें जल्दी जल्दी से जल्दी रोकना है, और एग्जाम्स जो है हमें सीमलेसली फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने चाहिए, जिससे जो लोग हैं स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रस्ट गवर्नमेंट पे रहे, उनका ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पे रहे। जो बड़े-बड़े एग्जाम्स है, जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, जिसके लिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, वो एक सेफ गार्ड तरीके से या फिर बहुत फेयर तरीके से उस एग्जाम को लिख सके, वो एग्जाम को के लिए तैयारी कर सके। जैसे हमने बात करी कि सिर्फ अभी फिजिकल पेपर्स की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिमिटेड फिजिकल पेपर्स तक नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो डिजिटली भी हो चुकी है। फिजिकल पेपर्स के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे प्रिंट हो रहे हैं, कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, पेपर बना कौन रहा है, उसमें कौन-कौन से जो ऑफिसर्स है या कौन-कौन सा जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है हमें बहुत ही सीमलेसली करनी पड़ेगी, बहुत ट्रांसपेरेंटली करनी पड़ेगी। कोई भी सिक्योरिटी रिस्क जो है हम पेपर्स के बीच में नहीं ले सकते हैं। फिजिकली भी हमें ये चीज़ें देखनी है और डिजिटली भी ये सारी चीज़ें देखनी है, कि क्योंकि आजकल देखते हैं हम सारे जो एग्ज़ाम हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेसिफिकली वो ऑनलाइन हो चुके हैं, डिजिटली हो चुके हैं। तो डिजिटली चैलेंजेस जो है उसे भी हमें कम करना है। जैसे क्वेश्चन बैंक कौन बना रहा है, कौन जो क्वेश्चन पेपर है उसे बना रहा है, कहाँ पे डेटा हैंडल हो रहा है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर किन स्टाफ के बीच में डिस्कस हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी जो है इन सब पे ट्रांसपेरेंटली हमें
देखने की ज़रूरत है। देन जब एग्ज़ाम पेपर बन चुका है, मान लीजिए कि हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि फिज़िकल पेपर हो गया या डिजिटल पेपर हो गया। दोनों पेपर हमने देखा किस तरीके से बने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन कैसा है, सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक रही, बट जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे भी तो ये पेपर लीक देखे जा सकते हैं। मान लीजिए जिसने बनाया जो एक्सपर्ट हैंडल कर रहा है, सारा डेटा हैंडल कर रहा है, उसने सीमलेसली सारा प्रोसेस किया, बट जो नेक्स्ट स्टेजेस है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स जो है देखे जा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। ओएमआर शीट्स जो है, वो किस तरीके से हैंडल हो रही है? क्या वो टाइमली जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, क्या उससे पहले ही ओपन हो जाती है या फिर करेक्ट टाइम पे ओपन होती है? कौन उसे हैंडल करके ला रहा है? किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है ओएमआर शीट? क्या क्वेश्चन पेपर पहले तो किसी से डिस्कस नहीं किया जा रहा? ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेगी। क्या ये सारी चीज़ें मान लीजिए कि ओएमआर शीट अगर ओपन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहे हैं, तो क्या कोई जो उनका हेड है, जो पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनका जो हेड है, क्या वो ये सारी चीज़ें अपने सर्विलेंस के अंदर कर रहा है? क्या ये डिजिटली अप्रूव्ड है? ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेगी और ये सेंटर लेवल, स्टेट लेवल दोनों जगह पे बहुत टाइट हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें किस तरीके से ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से ओपन होगा, कितने स्टाफ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। बनते हुए तो देखना है जब वो क्वेश्चन पेपर जब प्रिपेयर होता है, बट जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें भी जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, जब सारी चीज़ें हो जाती है, मान लीजिए पेपर लीक की बात है, अब पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। बट हमें पेपर लीक होने से पहले ही ये सारे प्रोसीजर करनी चाहिए। हमें मिटिगेट करना चाहिए सारी चीज़ों को। पर हमारा सिस्टम क्या होता है, जब सारी चीज़ें हो जाती है, चाहे मान लीजिए क्राइम हो गया, पेपर लीक की अभी सिचुएशन देख लीजिए, तो हम इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन पहले करनी चाहिए, ताकि जो पेपर लीक जैसी सिचुएशन है, वो कभी आए ही ना। रियल टाइम में ही ये सारी चीज़ों पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, वो रियल टाइम रिस्क मिटिगेशन पे होना चाहिए एंड प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड पे होना चाहिए। बाद में नहीं करना, हमें उसी टाइम पीरियड पे सारी चीज़ों को सही से ऑपरेट करना है। और हम क्या-क्या मेजर्स ले सकते हैं अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड टू एंड लाइफ साइकिल सिक्योरिटी जो है हर स्टेज पे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक बन रहे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है हर स्टेज पे फॉलो होना चाहिए कि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, फिर वो ट्रांसलेट कैसे हो रहे हैं, सेंटर पे किस तरीके से पहुँच रहा है और उस वो चेक कैसे हो रहा है। देखिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बना कैसे है, फिर वो स्टूडेंट्स तक पहुँचा कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को कलेक्ट कैसे किया गया है, क्वेश्चन बना कैसे, क्वेश्चन फॉर्मिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन और फिर जब वो इवैल्यूएट होता है, ये जो सारे स्टेजेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लीक है अ, पेपर लीक जो है वो इन चारों में से किसी भी स्टेज पे हो सकता है। क्वेश्चन जब फॉर्मेशन हो रहा है उस स्टेज पे भी लीक हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस टाइम पीरियड पे भी हो सकता है जब जो ओएमआर शीट है स्पेसिफिकली अगर हम नीट की बात करें फिजिकली हम ओएमआर शीट को कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड पे भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। और जब अगर ये सारी स्टेजेस भी हमें अच्छे से हुए, तो हमें इवैल्यूएशन के टाइम पीरियड पे जो है ये लीक देखने को मिलता है। तो हमें ये सारे स्टेजेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब पेपर किसी को बनता है और जब वो पेपर इवैल्यूएट होता है, चेक होता है, उस पूरे प्रोसेस को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल इसके स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, वो अपना 100% दे और पेपर लीक जैसी जो प्रॉब्लम है, उसे खत्म करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट है डिजिटल एंड साइबर सेफगार्ड, इम्प्लीमेंटिंग एडवांस एन्क्रिप्शन। हमें टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेनी है इन सारी प्रोसेस को फॉलो करने में, इन सारे स्टेजेस की तरफ। इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स
एंड डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। मान लीजिए पेपर लीक हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे उस एक पेपर के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उस एक पेपर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, नीट जैसा एग्ज़ाम जो है क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इतना ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है और उसमें भी जो डेटा है या फिर जो क्वेश्चन पेपर्स है, वो लीक हो जाते हैं, तो उस स्टूडेंट्स की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। 1 ईयर जो है पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, हमें डिजिटली भी अपने आप को अपग्रेड करना है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकें। स्टैंडर्डाइज़ ऑपरेशन प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें करने के साथ-साथ हमें जो पर्सन है, जो उस सेंटर में काम कर रहा है, जो स्टाफ है, उसका भी उसे भी एक गाइडलाइंस, एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स देने चाहिए कि इन्विजिलेटर किस तरीके से काम करेगा, जो सेंटर पे पर्सन है, जो चेकिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, इवैल्यूएट जो टीम कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है। तो सारे स्टाफ्स को हर स्टेज पे किस तरीके से वर्क करना है, जिससे ये पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो सके। तो हर स्टेज पे इम्पोर्टेंट है। जो है लोग देन वे फॉरवर्ड या कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन हम देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन अंडर श्री नंदन नीलकर्णी जी के अंदर बनाई गई है ये कमेटी, जो फ्यूचर में जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको देखेगी। ऐसे रूल्स, ऐसे कमिटीज के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे कि आगे ये प्रॉब्लम्स जो है देखी ना जाए। देन एसओपीज जो है बनाए जाएंगे, स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे नेशनल लेवल एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, जो बॉडी कंडक्ट कर रही है एग्जाम, उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए जाएंगे। देन ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, रेगुलर रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, जो वो एग्जाम बना रहे हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है उनके बीच में, प्रोफेशनली वो उतने केपेबल है या नहीं, ये सारी चीजें जो है हर स्टेज पे चेक करी जाएगी। डिप्लॉइंग इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करी जाएगी एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, ये सारी चीजें जो है देखी जाएगी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि इसमें ट्रस्ट रहना चाहिए स्टूडेंट्स का, ट्रस्ट एक बॉडी पे रहना चाहिए और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जो पेपर लीक हो रहे हैं उसे रोकने की जरूरत है। तो इसलिए ये सारी बॉडीज बनाई गई है और जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे वो फिजिकल एग्जाम हो, चाहे वो डिजिटल एग्जाम हो, उन सबको किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल फेयर तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट कराएं, ताकि आगे चल के ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले जो अभी देखी जा रही है। तो ये कुछ मेजर्स है जो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, कट हाइक होल्ड हाउ आरबीआई डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, एमपीएस जो है, वो हर 2 मंथ्स में मिलती है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कमेटी कैसे वर्क करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 मंथ में मिलती है, एवरी 2 मंथ्स दे मीट एंड दे डिसाइड कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करना है, बढ़ाना है या कट करना है या फिर होल्ड करके रखना है। ये सारी चीजें जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है या जितना है उतना ही रखना है। तो इस टाइम पीरियड पे देखते हैं कि जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, वो अनचेंज्ड है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके लिए ये सारी चीजें करनी मैंडेटरी होती है, कोर मैंडेट है उनका ये काम करना कि इंटरेस्ट रेट को कैसे बढ़ाएंगे। वैसे तो आरबीआई ट्राई करती है कि वो इन्फ्लेशन, स्पेसिफिकली जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसे अराउंड 4% रह के। अब मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन सिंपल लैंग्वेज में महंगाई,
अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है। आरबीआई रेज़ेस रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, जो डिमांड है, वो कम हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे डिमांड जो है कूल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर इन्फ्लेशन कम देखने को मिलता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो आरबीआई जो है, वो रेपो रेट को कट करती है। जिससे जो लोन्स है, वो चीपर होंगे। तो ये 2 तरीके से जो है आरबीआई काम करती है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, तो रेपो रेट को ज़्यादा कर देती है, इन्फ्लेशन अगर कम होता है, तो रेपो रेट को कम कर देती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि लोअर रेपो रेट, चीपर लोन्स, जिससे ग्रोथ जो है वो बूस्ट अप होती है, बूस्ट ग्रोथ। एंड हायर रेपो रेट, कॉस्टलियर लोन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसने अनचेंज्ड क्यों रखे हैं रेट्स को? क्या प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली है? हम देखेंगे। जैसे अगर हम कुछ इंटर्न या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी और फॉरेन ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में देखेंगे कि इन दोनों के क्या एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स जो है, जिस वजह से ये रेट्स जो है अनचेंज्ड है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से जैसे फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 5% जो है देखा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। हाई इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो है दिखाई दे रहा है। इस टाइम पीरियड पे जो मॉनसून है, वो भी बिलो एवरेज है। स्पेसिफिकली उन स्टेट में जो मॉनसून है, बिलो एवरेज है। एग्रीकल्चरल जो रीजन है, क्योंकि वो डिपेंड होंगे मॉनसून पर, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है उस तरीके से नहीं दिखाई दी गई है। जो वाटर रिजर्वर्स है, उनका भी पानी कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो मॉनसून भी बहुत अच्छी नहीं हुई, फूड इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ चुकी है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी बहुत अनइवन है इस टाइम पीरियड पर। या फिर हम मिक्स देख सकते हैं। कहीं जैसे जो एयरलाइंस है, एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक है, व्हीकल सेल्स है, वो तो स्ट्रांग है। एयरलाइन हो गए, व्हीकल सेल्स जो है वो स्ट्रांग है, बट जो डीजल कंजप्शन है, उसमें कमी आई है। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ, कहीं ग्रोथ भी देखी गई है और कहीं स्लो डाउन भी देखा गया है। तो ये सारी चीजें भी है, देखी गई है। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, गवर्नमेंट का डेट भी जो है ज्यादा दिखाई दिया है। इंटरेस्ट रेट भी जो है, चाहे वो होम लोन्स के हो, कार लोन्स के, ये भी कॉस्टलियर देखे गए हैं। अब ये सारे जो थे कुछ डोमेस्टिक या इंडिया के अंदर के ही प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, जिसके वजह से जो रेट है वो अनचेंज रहे। अब कुछ ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स भी है, ग्लोबल फैक्टर्स भी है जिसके वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रेट को चेंज नहीं किया है। जैसे हम देख सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है, या सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देखा गया है। जैसे अगर हम देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है,
उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। मान लीजिए चाहे रेड सी के रेड सी की तरफ देख सकते हैं हम यूएस एंड ईरान के बीच में जो टेंशन हुई थी उस वजह से, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो हमारा ऑयल है, स्पेसिफिकली अगर हम ऑयल की बात करें, ये इसी के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पे इंडिया भी बहुत डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 80% जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। और हमें पता है क्रूड ऑयल जो है हमें इन्हीं रीजन से मिलता है, मिडल ईस्ट से मिल जाता है। तो यहाँ पे टेंशन जो है देखी जा रही है, जो मैरीटाइम रूट्स है, चाहे वो रेड सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो गया, यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट देखी जा रही है। और यूएस एंड ईरान का भी हमने कॉन्फ्लिक्ट जो है देखा है। जब ये सारी चीजें होंगी तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी वॉलेटाइल होंगे, वो भी कभी ऊपर कभी नीचे होंगे, तो जिस वजह से प्रॉब्लम जो है फेस करती हुई देख सकते हैं। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, अनप्रिडिक्टेबल है। ऑयल के प्राइस अनप्रिडिक्टेबल है, और ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, न्यू इनोवेशंस लाने के लिए हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, और हम बहुत डिपेंडेंट है इम्पोर्ट, क्योंकि हमारा 80% देखा गया है। तो अगर क्रूड ऑयल में या फिर चेंजेस देखे जाएँगे जो अनप्रेडिक्टेबल है, अगर हमें पता होगा तो हम उस हिसाब से जो पॉलिसीज़ है या मेजरमेंट्स है वो लेंगे। बट हमें पता ही नहीं है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। क्रूड ऑयल मान लीजिए बहुत स्मूथली चल रहा है, सारे प्राइसेज़ स्मूथली है, बट कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल रीज़न्स आ जाते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिलती है, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया पर असर पड़ता है। तो और इस जैसे ही जो ऑयल प्राइसेस है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है, तो जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ जाता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो एक रीजन के वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रीजन हो या फिर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, बट क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, डिपेंडेंट है किसी एक पर्टिकुलर कंट्रीज पे या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे, तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत या फिर जियोपॉलिटिकली जो वो रीजन है, रेड सी वाला, सी ऑफ हार्मोज वाला, वो हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही ऑयल प्राइसेस या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इंडिया पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेड जो है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, वैसे ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ा रहता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो डोमेस्टिकली जो इकोनॉमी चल रही है वो भी स्लो डाउन होती हुई दिखाई जाएगी। देन जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, इंडिया का तो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, पर जो मेजर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक है, जैसे अगर यूएस का हो गया, यूएस का फेडरल रिजर्व हो गया, देन यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, ये इंपॉर्टेंट मेजर बैंक्स हैं। बैंक ऑफ जापान हो गया, तो इन पे भी डिपेंड करता है, ये अपने रेपो रेट को या फिर ये अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि फॉरेन इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉरेन इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज को ये जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, मेजर बैंक्स है, सेंट्रल बैंक, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन को या ग्लोबल कैपिटल फ्लो को। और अगर हमने अपने कैपिटल आउटफ्लो को या फिर करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं देखी, तो बहुत सारे जो हमारे फॉरेन कैपिटल है वो आउटफ्लो हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी देखनी है हमें। इंडिया का जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो सारी चीजें भी जो है ध्यान में रखनी है। तो आरबीआई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी सारे मेजर्स को देखते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। इंडिया का सेंट्रल बैंक एंड मेजर सेंट्रल बैंक किस तरीके से सारी चीजें
अपना रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की तरफ भी हमें देखना है। ग्लोबली क्या अनसर्टेनिटी हो रही है, ग्लोबली क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिससे इकोनॉमी कैसी चेंज हो रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ग्लोबली जो चीज़ें हो रही है और इंडिया जो चीज़ें कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ को? ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसीलिए इन सारे मेजर्स को देखते हुए, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, इंडिया ने जो है अपने रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, ताकि वो एक मिडल ग्राउंड में रह सके। क्योंकि अगर हम बहुत बढ़ा देंगे तो भी प्रॉब्लम्स आएगी और अगर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। जो हमें एक बैंड है -2 एंड +2 के बीच में ही रहना है। तो इट मीन्स इस बैंड को हमें फॉलो करना है तभी हम जो है ग्रोथ कर पाएँगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी ने इसलिए अनचेंज्ड रखा है, इन सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ नेटो एन NATO enters a new strategic era of transformation. सबसे पहले हम देखते हैं नेटो क्या है। वर्ल्ड हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, थोड़ा सा आइडिया होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अराउंड 1949 में बना था। नेटो में माना जा रहा है सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आने वाला है। क्या स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है वो? स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। अब जो अमेरिका है वो यूरोप से कह रहा है कि वो अपनी कन्वेंशनल डिफेंस जो है वो खुद करे। वो यूरोप से कह रहे हैं कि अपना जो कन्वेंशनल डिफेंस है, जो अपनी सुरक्षा है, जो अपना डिफेंस है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो खुद ले। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अब चाहता है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान दे। तो ये मेन कोर पॉइंट है इस आर्टिकल का कि अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को बोला है या फिर जो नेटो का पार्ट है उन्हें बोला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पे अमेरिका ध्यान देना चाहता है। और यूरोप को अब अपना जो कन्वेंशनल डिफेंस है उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए या खुद लेनी पड़ेगी। अगर हम नेटो की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है, फेजेस जो है नेटो के अंदर आते हैं। अराउंड जैसे 1949 जब से ये बना है, 1991 में इनका मेन मोटिव क्या था कि वो कोल्ड वॉर ईरा था। उसमें उनका मेन पर्पस था कि वो सोवियत यूनियन को किस तरीके से कर्ब कर सके, किस तरीके से रोक सके। बट अब तो सोवियत यूनियन नहीं है। इवन जो सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो बहुत सारे सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज थे वो नेटो का पार्ट बने थे। देन 19 जब इसका नेटो का ये फर्स्ट फेज था, देन ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज अराउंड 1994 से 2022 तक देखा जा सकता है। इसका मेन मोटिव था पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जिसे हम कह सकते हैं कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। यहाँ इसका मेन मोटिव था कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किस तरीके से कर सके। जैसे बाल्कन कंट्रीज है, अफगानिस्तान में भी देखा कि हमने ऑपरेशन चलाए थे इस टाइम पीरियड पे। अब जो थर्ड फेज है, जो 2022 से प्रेजेंटली देखा जा सकता है, तो इसमें नाटो बोल रहे हैं कि हम यूरोपियन कंट्रीज को या नाटो के जो लोग हैं उन्हें अपना डिफेंस सिस्टम, कन्वेंशनल जो डिफेंस है उन्हें खुद करना पड़ेगा और जो अमेरिका है वो सिर्फ स्ट्रैटेजिकली जो है इन्हें हेल्प करेगा। जैसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखेगा, इंटेलिजेंस देगा, सैटेलाइट सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें करते हुए अमेरिका दिखाई देगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने ये भी बोला है कि अराउंड 3.5% की जो जीडीपी है इन सारी कंट्रीज को, नेटो की कंट्रीज को जो है कोर डिफेंस में स्पेंड करनी है। जैसे अगर हम जर्मनी का एग्जांपल देखें, 2023 के बाद जर्मनी ने जो अपना डिफेंस बजट है वो भी डबल कर दिया है। अमेरिका का मानना है कि यूरोप जो है वो अपनी आर्मी तो बढ़ा रही है पर अभी भी वो कमांड के लिए
कंट्रोल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए एंड सर्विलेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका कह रहा है कि अपनी जीडीपी बढ़ाओ और ये सारी चीज़ों पे कम अमेरिका पे डिपेंड रहो और अपने आप को अपना डिफेंस सिस्टम, कोर डिफेंस सिस्टम जो है बनाने की ज़रूरत है। नाटो का मेन मोटिव ये भी था क्योंकि उन्हें रशिया से एक डिटरेंस बना के रखना था अगेंस्ट रशिया से एक डिटरेंस बना के रखना था। अगर हम ज्योग्राफी के लिए भी देखें, अमेरिका यहाँ है, यूरोपियन कंट्रीज, देन यहाँ पे रशिया है। तो एक ये डिटरेंस का काम भी करते हैं नेटो या यूरोप की जो कंट्रीज है ये सारी। अब क्योंकि इंडिया का क्या इम्प्लीकेशन होगा, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, क्योंकि यूएस का जो मेन फोकस है वो कह रहा है कि वो इंडो पैसिफिक पे रखेगा। अब इंडो पैसिफिक में चाइना भी आता है और चाइना आप सबको पता है कि डिप्लोमेटिकली मिलिट्री रिसोर्स काफी ज्यादा है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक में ज़्यादा एक्टिव होगा तो चाइना का काउंटर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं इंडिया को बेनिफिट ही देगा। इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी, जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, एडवांस टेक्नोलॉजी में। हाँ, मैं लिख देती हूँ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल हो सकता है, सेमीकंडक्टर में हेल्पफुल हो सकता है, स्पेस के एरिया में जो है हेल्पफुल देखा जा सकता है। जो इंडिया है उसे नाटो से जुड़ना नहीं है, उसे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है बना के रखनी है कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमी सोवरेन कंट्री है। ये सारी चीज़ें देखना है, बस उसे टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका को या यूरोप को किस तरीके से एडवांस के लिए यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर हम इस टाइम पीरियड में देखें जो नेटो का 3rd फेज़ है, उसमें अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है या फिर वो नेटो को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा है। उसमें अमेरिका का कहना है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि नेटो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हुए दिखाई दिया है और वो बोल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोप को बोल रहा है कि आप अपने लिए खुद इम्पोर्टेंट चीजें बना के चलेंगे, कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस सर्विलेंस, इन सब के लिए वो हेविली जो है अमेरिका पे डिपेंडेंट है। इसलिए यूरोप को कहा गया है वो कन्वेंशनल डिफेंस जो है वो खुद करेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए इंडिया को भी मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है देखने को मिलेगा। अब इसमें सिर्फ अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी जो है सामने आती है। तो नेटो का इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ है, बस नेटो का जो काम है या फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से इस चीज को देखता है, या नेटो में ये जो अलग चेंजेस आए हैं वो इंडिया के लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है, बेनिफिट कैसे ले सकता है इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनसे ले सकते हैं, वो नॉलेज उनसे गेन कर सकते हैं, स्पेस में जो है उनकी हेल्प ले सकता है। तो ये सारी चीज़ों में इंडिया कहीं न कहीं बेनिफिटेड ही रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान में मानसा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।